सर, आपको ये फॉर्म भरना होगा और काउंटर नंबर 3 पे जाना होगा। लेकिन मैंने सारे कागजात जमा कर दिए हैं, इसमें और कितनी देर लगेगी? बस आप वहाँ जाके मैनेजर से मिल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अरे जल्दी मेरा चेक क्लियर कर दीजिए साहब, अगर आज अटका रह गया ना तो मुझे लाखों का नुकसान हो जाएगा। मेरे पैसे फंसे पड़े हैं, अगर आज नहीं मिले तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज सर, कुछ कीजिए ना। हमारी फीस जमा करने की आखिरी तारीख आज है। अगर आज फीस नहीं गई तो हमें कॉलेज से निकाल देंगे। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? बैंक का सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा है, पूरा सिस्टम हैक हो चुका है। हम चाह के भी अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। सर, सिस्टम क्रिटिकल फेल हो गया है, कुछ नहीं हो रहा है। जल्दी रिबूट करो, हमें एक्सेस चाहिए। ये सिस्टम क्रैश हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बकवास है ये? कुछ करो यार, जल्दी कुछ करो। अगर ये आज ठीक नहीं हुआ ना तो बैंक को सीधे 600 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सिस्टम बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। सर, अगर आप मेरी बेटी को एक मौका दे दें तो शायद कुछ हो सके। जब इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हारी बेटी क्या कर लेगी? बस एक मौका दे दीजिए। अगर मेरी बेटी से भी कुछ नहीं हुआ तो आप मुझे जेल भिजवा देना। ठीक है, लेकिन याद रखना यह मामला 500 करोड़ का है, मजाक नहीं। बेटी, आज मेरी सालों की मेहनत और मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, प्लीज संभाल लेना। लेकिन पप्पा, वो डर और अनजाने खतरे में बदल गई थी। दोपहर की चिलचिलाती धूप आसमान से ऐसे बरस रही थी जैसे गर्मी खुद जमीन पर उतर आई हो। गांव के सरकारी स्कूल की घंटी आधे दिन की छुट्टी का ऐलान कर चुकी थी और बच्चे खुशी से शोर मचाते हुए अपने अपने घर की ओर भाग रहे थे। उन्हीं बच्चों की भीड़ में एक दुबली पतली सी 10 साल की लड़की भी थी। आंखों में चमक, चेहरे पर मासूमियत और हाथ में किताबों से भरा स्कूल बैग। उसका नाम था अनन्या मिश्रा और स्कूल के गेट पर उसे लेने आया था उसका पिता सूरज मिश्रा। कस्बे के सबसे बड़े सरकारी बैंक में काम करने वाला एक साधारण सा सफाई कर्मी, जिसकी जिंदगी झाड़ू, पोंछा और रोज की तंगहाली के बीच सिमटी हुई थी। सूरज के कपड़े पुराने थे, जूते घिस चुके थे, लेकिन आंखों में अपनी बेटी के लिए सपनों की एक पूरी दुनिया थी। जैसे ही अनन्या ने अपने पिता को देखा, वह दौड़ती हुई आई और उनकी गोद में चढ़ गई। पापा, आज छुट्टी जल्दी हो गई। उसकी आवाज में मासूम खुशी थी। सूरज मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान के पीछे जिम्मेदारियों का बोझ साफ झलक रहा था। उसने प्यार से कहा, हाँ बेटा, लेकिन पहले बैंक चलना पड़ेगा, मुझे सफाई करनी है। बस 1 घंटा लगेगा, फिर हम दोनों साथ घर चलेंगे। अनन्या ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, लेकिन पापा, मैं वहां क्या करूंगी? सूरज ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, किताब पढ़ लेना, चुपचाप बैठ जाना, पापा का काम देख लेना। अनन्या ने हामी भरी और दोनों पैदल ही बैंक की ओर चल पड़े। उधर बैंक की हालत बिल्कुल अलग थी। सुबह से ही बैंक के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा था। लोग अपने काम से आए थे, लेकिन हर काउंटर पर रुकावट थी। कंप्यूटर स्क्रीन बार बार फ्रीज हो रही थी, कैशियर परेशान होकर कीबोर्ड पर उंगलियां पटक रहे थे और हर स्क्रीन पर एक ही लाइन चमक रही थी, सिस्टम नॉट रिस्पॉन्डिंग। बैंक की दीवार पर लगी डिजिटल घड़ी की हर टिक टिक लोगों की धड़कनें बढ़ा रही थी। एक किसान बार बार पासबुक लहराकर कह रहा था कि बेटे की फीस जमा करनी है। एक व्यापारी गुस्से में कह रहा था कि ट्रक माल से भरा खड़ा है और लाखों का ट्रांजैक्शन अटका पड़ा है। कॉलेज के स्टूडेंट्स लाइन में बेचैन खड़े थे। बुजुर्ग लोग बेंच पर बैठे बड़बड़ा रहे थे और इसी हंगामे के बीच बैंक मैनेजर प्रदीप सक्सेना बार बार अपने माथे से पसीना पोंछ रहे थे। 45 साल का अनुभवी अफसर, जिसने कभी इतनी अव्यवस्था नहीं देखी थी, वह स्टाफ को शांत रहने के लिए कह रहे थे, लेकिन खुद अंदर से घबराए हुए थे, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि यह कोई मामूली तकनीकी खराबी नहीं है। सिस्टम जैसे किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में फंस गया था। बार बार आईटी टीम को कॉल किया जा रहा था, लेकिन जवाब वही था, थोड़ा समय लगेगा, और समय ही तो सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। तभी बैंक का दरवाजा खुला और सूरज मिश्रा अंदर आया, हाथ में झाड़ू, कंधे पर पुराना थैला और साथ में अनन्या मिश्रा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अनन्या की आंखें फैल गईं। इतनी भीड़, इतना शोर, इतने परेशान चेहरे उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसने धीरे से अपने पिता का हाथ खींचकर पूछा, पापा, यहाँ सब इतने परेशान क्यों हैं? सूरज ने चारों ओर नजर डालते हुए धीमी आवाज में कहा, कंप्यूटर खराब हो गया है बेटा, सिस्टम बैठ गया है। अनन्या ने स्क्रीन की तरफ देखा, लाल अक्षर, अटकी हुई विंडोज और परेशान चेहरे। उसकी आंखों में जिज्ञासा तैरने लगी, जैसे कोई पहेली उसके सामने रख दी गई हो। उसने मासूमियत से कहा, अगर मैं देखूं तो शायद ठीक हो जाए। सूरज घबरा गया। उसने तुरंत मना कर दिया, नहीं बेटा, ये बड़े लोगों का काम है, यहाँ करोड़ों का हिसाब चलता है।
अनन्या चुप हो गई, लेकिन उसकी नजरें अब भी कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी थीं। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी, कुछ ऐसा जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। उधर मैनेजर प्रदीप सक्सेना का धैर्य टूटता जा रहा था। उन्होंने स्टाफ से कहा कि तुरंत हेड ऑफिस को फोन लगाओ, आईटी डिपार्टमेंट को बोलो, पूरे बैंक का काम रुका पड़ा है। अगर यह खबर ऊपर तक गई तो मुश्किल हो जाएगी। बैंक के अंदर तनाव धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा था, जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा, और इसी सन्नाटे के बीच कोई नहीं जानता था कि यह सिर्फ सिस्टम फेल होने की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जंग की शुरुआत है जिसमें तकनीक, भरोसा और भविष्य सब कुछ दांव पर लगने वाला है। और इस जंग का पहला कदम अनजाने में एक 10 साल की बच्ची उठा चुकी है, जिसकी किस्मत आज उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां से उसकी जिंदगी, उसके पिता की पहचान और पूरे बैंक का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला है। बैंक के अंदर माहौल अब सिर्फ परेशान नहीं बल्कि डरावना होता जा रहा था, जैसे किसी अदृश्य खतरे ने पूरे हॉल को जकड़ लिया हो। हर गुजरते मिनट के साथ लोगों की आवाजें तेज होती जा रही थीं। कोई काउंटर पर चिल्ला रहा था तो कोई मैनेजर के केबिन के बाहर हाथ जोड़कर खड़ा था। बैंक की डिजिटल घड़ी की टिक टिक अब दिल की धड़कनों जैसी लगने लगी थी। प्रदीप सक्सेना बार बार फोन पर बात कर रहे थे, कभी हेड ऑफिस, कभी आईटी डिपार्टमेंट, लेकिन हर कॉल के बाद उनका चेहरा और उतरता जा रहा था। उन्हें बताया जा रहा था कि सर्वर से कोई अजीब डेटा आ रहा है, सिस्टम बार बार अपने आप रीस्टार्ट हो रहा है और कुछ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन लॉग्स मेल नहीं खा रहे। यह सुनते ही उनके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि मामला साधारण नहीं है। उधर ग्राहक अब धैर्य खो चुके थे। एक व्यापारी गुस्से में बोला कि अगर आज पैसा नहीं मिला तो उसका पूरा माल फंस जाएगा। किसान कह रहे थे कि सब्सिडी अटकी है। स्टूडेंट्स फीस की आखिरी तारीख की दुहाई दे रहे थे। और इसी शोर के बीच अचानक बैंक के एक कंप्यूटर से अजीब सी बीप बीप की आवाज आई, जैसे कोई चेतावनी। कैशियर ने घबराकर मैनेजर को बुलाया। स्क्रीन पर लाल रंग में एक नया मैसेज उभर आया था, अनऑथराइज्ड प्रोसेस डिटेक्टेड। प्रदीप सक्सेना के चेहरे से खून उतर गया। उन्होंने तुरंत स्टाफ को पीछे हटने को कहा। बैंक का एक एक सिस्टम अब जैसे बेकाबू होता जा रहा था। तभी करीब आधे घंटे की अफरा तफरी के बाद एक टेक्निकल एक्सपर्ट केतन जोशी बैंक पहुंचा, हाथ में लैपटॉप, चेहरे पर आत्मविश्वास। उसके आते ही लोगों में थोड़ी उम्मीद जगी। उसने बिना समय गंवाए मुख्य सिस्टम से कनेक्शन किया। कीबोर्ड पर उंगलियां तेजी से चलने लगी, कोड स्क्रीन पर दौड़ने लगे। वह कभी सर्वर चेक करता, कभी नेटवर्क, कभी फायरवॉल, लेकिन हर बार सिस्टम जैसे उसे चकमा दे रहा था। कुछ मिनट बाद उसके चेहरे पर भी तनाव साफ दिखने लगा। उसने सिस्टम को रिस्टार्ट किया, फिर एक और कमांड डाली, लेकिन तभी अचानक स्क्रीन पूरी तरह फ्रीज हो गई और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आ गया, क्रिटिकल एरर, सिस्टम फेलियर। बैंक के अंदर सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। प्रदीप सक्सेना लगभग दौड़ते हुए उसके पास आए और बोले, क्या हुआ, ठीक क्यों नहीं हो रहा? केतन जोशी ने पसीना पोंछते हुए कहा, सर, सर्वर में बहुत गहरी दिक्कत है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाहर से सिस्टम के अंदर घुसा हुआ है। यह सुनते ही मैनेजर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, मतलब? एक्सपर्ट ने लैपटॉप घुमाकर उन्हें स्क्रीन दिखाई। वहां ट्रांजैक्शन लॉग्स खुद ब खुद बदल रहे थे। पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बिना किसी कमांड के ट्रांसफर हो रहे थे। सर, यह हैकिंग लग रही है। यह शब्द सुनते ही बैंक के अंदर डर की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कुछ पीछे हटने लगे, जैसे बैंक अब सुरक्षित जगह नहीं रही हो। प्रदीप सक्सेना की सांसें तेज हो गईं, उनका दिमाग सुन्न पड़ गया। करोड़ों रुपए, हजारों ग्राहकों का भरोसा और उनकी अपनी नौकरी, सब कुछ एक साथ खतरे में था। केतन जोशी ने हकलाते हुए कहा कि सिस्टम अब उसके कंट्रोल में नहीं है। वह जितना ठीक करने की कोशिश करता है उतना ही सिस्टम और बिगड़ रहा है। और इसी बीच एक कोने में खड़ी छोटी सी अनन्या मिश्रा यह सब चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखें डर से नहीं बल्कि समझने की कोशिश से भरी थी। वह नोटिस कर रही थी कि केतन जोशी बार बार वही स्टेप दोहरा रहा है, बिना समस्या की जड़ तक पहुंचे। उसे लग रहा था कि असली रास्ता कहीं और है, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। बैंक के अंदर तनाव अब अपने चरम के करीब था और किसी को अंदाजा नहीं था कि अगला कदम इस कहानी को पूरी तरह पलट देने वाला है, क्योंकि जिस सिस्टम को बड़े बड़े एक्सपर्ट नहीं समझ पा रहे थे, उसकी परतें खोलने के लिए एक मासूम दिमाग अंदर ही अंदर तैयार हो चुका था। बैंक के अंदर अब डर सिर्फ चेहरों पर नहीं बल्कि हवा में घुल चुका था। लोग धीमी आवाज में बातें करने लगे थे, जैसे कहीं कोई और सुन न ले। टेक्निकल एक्सपर्ट केतन जोशी के माथे पर पसीने की बूंदें गिर रही थी और उसकी उंगलियां अब पहले जैसी तेज नहीं चल रही थी। प्रदीप सक्सेना कुर्सी पर बैठे बैठे सिर पकड़ चुके थे, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि हालात उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। तभी अचानक एक और कंप्यूटर से अलार्म की तेज आवाज गूंजी और स्क्रीन पर दिखा कि कुछ और अकाउंट से पैसे बाहर जा चुके हैं। यह देखकर मैनेजर लगभग चीख पड़े, रुको, कुछ तो करो।
लेकिन एक्सपर्ट की आवाज टूट चुकी थी। उसने कहा, सर सिस्टम अब किसी और के कंट्रोल में है, अगर मैं ज्यादा छेड़छाड़ करूंगा तो और नुकसान हो सकता है। यह सुनते ही बैंक में मौजूद लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। कुछ ग्राहकों ने डर के मारे पीछे हटना शुरू कर दिया और इसी अफरा तफरी के बीच एक छोटी सी आवाज उभरी जो इतनी हल्की थी कि पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। अंकल, मुझे एक बार देखने दीजिए। यह आवाज थी अनन्या मिश्रा की, जो अब तक एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। सूरज मिश्रा चौंक गया। उसने तुरंत बेटी का हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, नहीं बेटा, अभी नहीं। लेकिन अनन्या की आंखों में डर नहीं बल्कि भरोसा था। उसने फिर कहा, पापा, अगर हम सिर्फ वही करते रहेंगे जो ये कर रहे हैं तो सिस्टम कभी ठीक नहीं होगा। उसकी बात सुनकर केतन जोशी ने भी पलटकर उसकी तरफ देखा, जैसे पहली बार उसे एहसास हुआ हो कि यह बच्ची सिर्फ देख नहीं रही थी बल्कि समझ भी रही थी। लेकिन प्रदीप सक्सेना का धैर्य टूट चुका था। उन्होंने गुस्से में कहा, बिटिया, यह बच्चों का खेल नहीं है, यहाँ करोड़ों रुपये का सवाल है। अनन्या एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन तभी एक और अलर्ट बीप बजा और स्क्रीन पर दिखा कि फिर से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। प्रदीप सक्सेना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह कुर्सी से उठकर खड़े हुए, हाथ कांप रहे थे और उसी पल उन्होंने महसूस किया कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने अनन्या की तरफ देखा, वही बच्ची जिसे कुछ देर पहले उन्होंने डांटा था और अब वही उनकी आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। वह धीरे धीरे उसके पास आए, आवाज भारी थी, बेटा, अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम कुछ कर सकती हो तो प्लीज कोशिश करो। पूरा बैंक सन्न रह गया। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक बैंक मैनेजर अब एक 10 साल की बच्ची से मदद मांग रहा है। सूरज मिश्रा की सांसें तेज हो गईं। वह बेटी और हालात के बीच फंसा खड़ा था, लेकिन अनन्या ने बिना किसी डर के सिर हिलाया। ठीक है अंकल, मैं देखती हूं। उसे एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठाया गया। उसके पैर जमीन तक नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन उसकी आंखें स्क्रीन से हट नहीं रही थीं। केतन जोशी थोड़ी दूरी पर खड़ा था, अंदर ही अंदर शर्म और जिज्ञासा दोनों महसूस कर रहा था। अनन्या ने गहरी सांस ली और जैसे ही उसके छोटे हाथ कीबोर्ड पर चले, पूरे बैंक में सन्नाटा और गहरा हो गया। स्क्रीन पर कोड्स बदलने लगे, अलग अलग विंडोज खुलने लगी। उसने बिना रुके सिस्टम लॉग्स चेक किए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री खोली, नेटवर्क ट्रैफिक देखा और कुछ ही पलों में उसके चेहरे पर हल्की सी गंभीरता आ गई। उसने धीरे से कहा, यह सर्वर की गलती नहीं है, सिस्टम के अंदर एक रास्ता खोला गया है। केतन जोशी चौंक गया। क्या मतलब? अनन्या ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। देखिए, यह बैकडोर प्रोसेस है, इसी से पैसा बाहर जा रहा है। उस एक लाइन ने पूरे बैंक के माहौल को बदल दिया। एक्सपर्ट्स के चेहरे पर अविश्वास था, मैनेजर की आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की सी चमक दिखी और सूरज मिश्रा को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी छोटी सी बेटी अब किसी खेल में नहीं बल्कि एक ऐसी लड़ाई में उतर चुकी है जहां हर सेकंड की कीमत लाखों में है। और यही वह पल था जब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया, क्योंकि अब सिस्टम के सामने कोई मजबूर बैंक नहीं बल्कि एक नन्ही लेकिन तेज दिमाग वाली चुनौती खड़ी थी। बैंक के अंदर अब कोई आवाज नहीं थी, सिवाय कीबोर्ड की तेज टक टक और कंप्यूटर फैन की घूमती हुई आवाज के, जैसे पूरा हॉल किसी कंट्रोल रूम में बदल गया हो। अनन्या मिश्रा की उंगलियां अब पहले से ज्यादा तेज चल रही थीं। उसकी आंखें स्क्रीन पर उभरती, हर लाइन को ऐसे पढ़ रही थीं जैसे कोई किताब नहीं बल्कि एक जिंदा नक्शा हो। उसने सबसे पहले नेटवर्क मॉनिटर खोला और डेटा ट्रैफिक को ट्रेस करना शुरू किया। स्क्रीन पर नीली और हरी लाइनों की लहरें चलने लगीं। हर लाइन किसी अकाउंट से जुड़ी थी, किसी ट्रांसफर से, और तभी उसने एक पैटर्न पकड़ लिया। बार बार वही आईपी एड्रेस उभर रहा था। अनन्या ने बिना सिर उठाए कहा, यह पैसा सिर्फ बाहर नहीं जा रहा, इसे एक खास सर्वर पर इकट्ठा किया जा रहा है। केतन जोशी लगभग फुसफुसाया, इतनी जल्दी पैटर्न कैसे? लेकिन अनन्या रुकी नहीं। उसने फायरवॉल पैनल खोला, जहां साफ दिख रहा था कि सिस्टम के अंदर एक छुपा हुआ रास्ता बनाया गया है जिसे सामान्य स्कैन कभी पकड़ ही नहीं पाता। उसने उस बैकडोर को आइसोलेट किया, लेकिन तभी स्क्रीन पर एक और चेतावनी चमकी। हैकर ने भी मूव किया था, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि कोई उसके पीछे पड़ चुका है। अचानक स्क्रीन पर कोड्स की रफ्तार और बढ़ गई। ट्रांसफर प्रोसेस दोबारा एक्टिव हो गया। प्रदीप सक्सेना के मुंह से बेबस आवाज निकली, फिर से नहीं। लेकिन अनन्या शांत थी। उसने नेटवर्क को लोकल मोड में लॉक किया और तेजी से कमांड टाइप करते हुए बोली, अभी वह सिस्टम से निकल नहीं सकता। केतन जोशी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह जानता था कि यह स्टेप कितना रिस्की है। एक छोटी सी गलती और पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता था। लेकिन अनन्या की उंगलियां बिना रुके चलती रहीं। स्क्रीन पर अब 2 सर्वर आमने सामने थे, जैसे डिजिटल मैदान में आमने सामने खड़े 2 खिलाड़ी। हैकर ने एक के बाद एक डिफेंस स्क्रिप्ट छोड़ी, झूठे प्रोसेसेस,
नकली ट्रैफिक, सिस्टम को स्लो करने वाले कमांड्स। लेकिन अनन्या हर बार असली और नकली में फर्क करती गई। उसने लॉग्स को रिवाइंड किया, ट्रांजैक्शन की शुरुआत का सही समय निकाला और अचानक कहा, यहीं से इसने सिस्टम में एंट्री ली थी। वह सीधा उस सर्वर की ओर बढ़ी जहां से सारा पैसा कंट्रोल हो रहा था। अब स्क्रीन पर लोकेशन डेटा उभर आया, गुरुग्राम। यह शब्द सुनते ही पूरे बैंक में सिहरन दौड़ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अनन्या ने बिना रुके अगला कदम उठाया। उसने हैकर के सर्वर में सीधा एक्सेस मांगा। यह वो पल था जब केतन जोशी ने घबराकर कहा, अगर कनेक्शन टूट गया तो। लेकिन अनन्या ने उसकी बात पूरी होने से पहले कहा, तभी तो इसे खत्म करना होगा। अगले कुछ सेकंड में स्क्रीन पर कोड्स की बारिश होने लगी, जैसे दोनों तरफ से हमला और बचाव एक साथ चल रहा हो। हैकर ने अपना ट्रांसफर ऑटोमेटेड मोड में डाल दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा निकल सके। लेकिन अनन्या ने उसी प्रोसेस को उल्टा मोड़ दिया। उसने रूट कमांड बदल दी और जो पैसा बाहर जा रहा था वह उसी रास्ते से वापस बैंक के सिस्टम में लौटने लगा। एक के बाद एक अकाउंट्स ग्रीन होते चले गए। प्रदीप सक्सेना की आंखों में आंसू आ गए। केतन जोशी की आवाज भर्रा गई, यह तो प्रोफेशनल एथिकल हैकिंग से भी आगे है। और तभी आखिरी कमांड के साथ स्क्रीन पर लिखा आया, ट्रांसफर प्रोसेस स्टॉप्ड। पूरे बैंक में जैसे सांसें वापस लौटी। लेकिन अनन्या अभी भी रुकी नहीं थी। उसने हैकर के सर्वर को लॉक किया, सारे सबूत सेव किए और लोकेशन ट्रेस को फाइनल किया। अब वह कुर्सी से पीछे हटी, गहरी सांस ली और पहली बार स्क्रीन से नजर हटाई, जैसे एक लंबी जंग के बाद किसी योद्धा ने तलवार नीचे रखी हो। और उस पल हर किसी को एहसास हो गया कि यह कोई साधारण बच्ची नहीं थी। यह उस दिन बैंक की सबसे मजबूत दीवार बन चुकी थी। जैसे ही स्क्रीन पर आखिरी बार हरे रंग की लाइन चमकी और सारे सिस्टम एक एक करके नॉर्मल मोड में लौट आए, बैंक के अंदर कुछ सेकंड के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया, मानो किसी ने समय को रोक दिया हो। फिर अचानक एक कैशियर की आवाज गूंजी, सर, सिस्टम चल पड़ा है। उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। हर काउंटर से यही खबर आने लगी कि ट्रांजैक्शन वापस शुरू हो चुके हैं। अकाउंट बैलेंस सही दिख रहा है, जो पैसा बाहर गया था वह लौट आया है। प्रदीप सक्सेना की आंखों से जैसे बोझ उतर गया। उनके कंधे ढीले पड़ गए और वह कुर्सी पकड़कर खड़े रह गए। कुछ पल पहले जो आदमी पूरी तरह टूट चुका था वही अब कांपती आवाज में बोला, हम बच गए। और तभी उन्होंने अनन्या मिश्रा की तरफ देखा। वह छोटी सी बच्ची जो अब कुर्सी से उतरकर चुपचाप खड़ी थी, जैसे कुछ खास किया ही ना हो। लेकिन बैंक के हर इंसान की नजर में वह किसी हीरो से कम नहीं थी। प्रदीप सक्सेना बिना सोचे समझे उसके सामने झुक गए। उनकी आवाज भर्रा गई, बेटा, आज तुमने सिर्फ इस बैंक को नहीं बचाया, हजारों लोगों की जिंदगी, उनका भरोसा बचाया है। केतन जोशी आगे आया। उसकी आंखों में शर्म और सम्मान दोनों थे। हम लोग डिग्री और अनुभव के घमंड में सिस्टम देख रहे थे, लेकिन यह बच्ची समस्या की जड़ तक पहुंच गई। तभी सूरज मिश्रा आगे बढ़ा। उसकी आंखें नम थीं, हाथ कांप रहे थे। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस अपनी बेटी के सिर पर हाथ रख दिया। उस स्पर्श में सालों की मेहनत, संघर्ष और उम्मीद सब कुछ समाया हुआ था। बैंक के ग्राहकों में से किसी ने तालियां बजानी शुरू की और देखते देखते पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कुछ लोग भावुक होकर बोले, बेटी हो तो ऐसी। कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगा, कोई फोटो खींचकर कहने लगा कि आज की असली खबर यही है। इसी बीच प्रदीप सक्सेना ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और अनन्या द्वारा ट्रेस की गई लोकेशन शेयर की। कुछ ही घंटों में पुलिस ने गुरुग्राम में छापा मारकर उस हैकर को गिरफ्तार कर लिया, जिसने सोचा था कि वह सिस्टम से खेल रहा है, लेकिन एक मासूम दिमाग के सामने टिक नहीं पाया। शाम तक यह खबर पूरे कस्बे में फैल चुकी थी कि एक सफाई कर्मी की 10 साल की बेटी ने बैंक को साइबर तबाही से बचा लिया। जब बैंक बंद होने का वक्त आया तो सूरज और अनन्या मिश्रा बाहर निकले। वही धूप अब उतनी तीखी नहीं लग रही थी। सूरज ने धीरे से कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। अनन्या मुस्कुराई और बोली, पापा, मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच छिपा है कि काबिलियत उम्र, कपड़ों या पद की मोहताज नहीं होती। असली ताकत जिज्ञासा, सीखने की ललक और हिम्मत में होती है। अनन्या मिश्रा ने यह साबित कर दिया कि अगर मौके पर भरोसा किया जाए तो एक बच्चा भी इतिहास बदल सकता है। और शायद यही वजह है कि यह कहानी सिर्फ एक बैंक की नहीं, बल्कि हर उस बच्चे की है जिसे दुनिया छोटा समझकर नजरअंदाज कर देती है। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास भी कोई अनन्या हो जिसे बस एक मौका चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसे और प्रेरणादायक किस्सों के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाय तुषाल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपने और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें।